जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अपनी इस इजी साइंस यूट्यूब चैनल पर अपने एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें जब भी कोई भी पेपर होता है उसमें विज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ना केवल उनका डिटेल के साथ सॉल्यूशन करते हैं, उनका पैटर्न भी समझते हैं और साथ ही साथ वो प्रश्न कैसे कहां से पूछा गया। और हमने आपको जो इजी साइंस की एक बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जिसपे अब तक लगभग 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है। आप सबके फीडबैक के कारण ही हमारा पब्लिकेशन जो है इजी साइंस पब्लिकेशन, उसकी पहली बुक को इतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और ये रिस्पांस में सबसे बड़ा योगदान आपका है, जो आपने इसको इतना अच्छा फीडबैक दिया। इसके कंटेंट को पढ़कर आप अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में आपने सजेस्ट किया। और इसी के साथ साथ इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये कंटेंट हर एक एग्जाम में अपने आप को साबित करते हुए आया है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, लास्ट 3rd ग्रेड में जैसे ये नोट्स के फॉर्म में था, 30 में से 30% हो, चाहे उसके अलावा महिला परिवेक्षक हो, सीटेट हो, महिला परिवेक्षक का अलग एग्जाम हो, एलडीसी के अंदर 40 में से 40%, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में सभी परसेंट। इसके अलावा लास्ट जो हमने एग्जाम आपको सोल्व करवाया था पटवारी का, जो अभी पेपर हुआ है, 15 में से 15 प्रश्नों को आपको प्रूफ दिया गया कि कैसे प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो ना केवल अपनी इस बुक का कोई ये नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए है। अच्छी बात है, अगर आप कोई कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आपके जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो वहां से आ रहे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को इसलिए जरूर देखा करें ताकि उन प्रश्नों का पैटर्न समझ सके। अगर छोटी मोटी कुछ गलतियां हमारे समझने में प्रश्न को, या कई बार ऑप्शनों के आधार पर हम गलत कर देते हैं, तो वो गलतियां नहीं होगी कि उस प्रश्न को करने का एक सही अप्रोच क्या हो सकता है। उस चीजों को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है। बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3rd ग्रेड के लिए आप कोई अच्छा कंटेंट देख रहे हैं कहीं और आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी हो, चाहे आरबीएसई हो, या आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब का निचोड़ मात्र 311 पेज में कंप्लीट, 30 में से 30 क्वेश्चनों का मैंने पूरा कंटेंट आपको दिया है। और ऐसा कंटेंट दिया है जिसके अलावा आपको अन्य कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं महसूस होगी। तो चलिए साथियों, आज फिर से देखते हैं कि अपनी बुक ने आज क्या करके दिखाया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले हमने जो कल इस पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्विकली आपको बता देता हूं टेलीग्राम पर। हालांकि मैंने सारे प्रूफ डाल दिए थे। बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा गया था, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये 13 सितंबर वाली कल वाली शिफ्ट थी, जो मैंने 305 नंबर पेज पर आपको दिखाया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वर्तमान में सर्वाधिक मान्य बिग बैंग थ्योरी वाला सिद्धांत है। और ये प्रश्न शायद अभी इससे पहले एक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, किसने इसके बारे में बताया था। तो जॉर्ज लेमेत्रे नाम का एक व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बताया था। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया था, गाइनेशियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, कई बार हिंदी वाले विद्यार्थियों के यहां भी दिक्कत होती है, तो इस बात को भी समझना आप कि हिंदी के साथ साथ कई बार इंग्लिश भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइनेशियम हमने बात की थी जायंग, जो फीमेल के अंदर हमने जो पुष्प की संरचना जनन वाले टॉपिक में जब हमने क्लासेस इजी साइंस एप्लीकेशन पे पढ़ी थी, या आपने इस बुक में देखा होगा, स्पेशली जायांग के ब्रैकेट में गाइनेशियम या चक्कर वगैरह लिखकर मैंने आपको बता रखा है कि ये किससे संबंधित है, मादा जननांग से संबंधित है। तो गाइनेशियम का संबंध किससे है, यहाँ पर महिला प्रजनन तंत्र से संबंधित है, या फिर फूलों में या पादपों में आप कह सकते हो कि इसमें क्या पाया जाता है, महिला प्रजनन से संबंधित है। और इसके अलावा चलिए अगला पार्ट देखते हैं, और कौन सा प्रश्न पूछा गया था। चमकदार तीव्रता। अब ये ज्योति तीव्रता या देखिए, वर्ड हो सकता है कई बार एग्जामिनर वर्डों के अंदर उलझाने की कोशिश करे। स्पेशली मैंने दोनों तीनों शिफ्ट में ये चीज देखी है, तीसरी शिफ्ट तो सबसे इजी थी। इस शिफ्ट में पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, जिसमें सबसे ज्यादा शब्दों में उलझाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ऐसे शब्द आप इजीली इनको इसके अर्थ के आधार पर भी समझ सकते हैं कि चमकदार तीव्रता का अर्थ यहाँ पर किससे है, यहाँ पर ज्योति तीव्रता से है, कैंडेला से है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, बुध ग्रह के बारे में कौन सा कथन क्या है सही है। अच्छा प्रश्न था, एग्जामिनर ने बहुत माइनर सा एक अंतर देकर इस प्रश्न को बनाने की कोशिश की। पहला तो कथन बिल्कुल सरल दे दिया कि बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध ग्रह है, फिर शुक्र वगैरह आता है, तो सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं। यानी जो बुध ग्रह होता है उसको सिर्फ कितने दिन लगते हैं, 98 दिन बताने की कोशिश की है परिक्रमण काल को, जबकि बुक में एग्जैक्ट ये लाइन लिखी गई है कि 88 जो है दिन लगते हैं, ना कि 98। तो 10 दिनों का अंतर भी बड़ा अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन गलत है, लेकिन पहला कथन क्या है, इसमें सही दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अपना इसमें होगा सिर्फ एक, पहला कथन सही है, दूसरा कथन असत्य कथन है। ऐसे न्यूक्लियोइड जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं।
तो यहां पर बिल्कुल समान एकदम सरल प्रश्न है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, वो सम न्यूट्रॉनिक है या आइसोटोन होते हैं, न्यूट्रॉन या आइसोटोन। तो याद रखना सम न्यूट्रॉनिक में लिखा हुआ है कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा ये मार्कर कैसे नहीं चल रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं कैसे निकालते हैं इन चीजों को। बाकी हम पहली और दूसरी शिफ्ट पर भी आएंगे, आज वाली पर भी एक बार थोड़ा सा कल वाला पेपर मैं आपको बता रहा हूं। तो जिसमें अब जो हमने प्रश्न देखा है सम न्यूट्रॉनिक वाला, हालांकि मैं डिटेल के साथ इनका सॉल्यूशन बता रखा है, कितने नंबर पेज पर है, पूरी जानकारी आपको बुक में दे रखी है। ये सम न्यूट्रॉनिक वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक में एक बात बता रखी है मैंने, न्यूट्रॉनों की संख्या हालांकि कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी तत्व होता है, मान लीजिए कोई भी एक तत्व है X, उसका प्रतीक चिन्ह जैसे मान लीजिए सोडियम है, उसको Na से दर्शा रहे हैं, कोई भी एक तत्व है, उसके नीचे जो संख्या, जैसे मान लीजिए एक तत्व है सोडियम, उसके नीचे जो संख्या लिख रहे हैं उसे हम कहते हैं उसका परमाणु क्रमांक, जो प्रोटोनों की संख्या से निर्धारित होता है, यानी उसमें कितने प्रोटोन हैं उससे पता चलता है कि उसमें कितना उसका परमाणु क्रमांक है, जिसे Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटोनों की संख्या, और किसी भी जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ है जितने धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है उस पे, यानी हम कह सकते हैं उदासीन परमाणु में जितने प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो याद रखना नीचे जो संख्या दी गई है ये परमाणु क्रमांक भी है, फिलहाल ये प्रोटोनों की संख्या भी है, और उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 ही है। ऊपर जो संख्या लिखी जाती है, यानी कोई व्यक्ति है जो ऊपर वजन लेके चल रहा है, तो ऊपर है भार, ये ऊपर है द्रव्यमान संख्या, जैसे ऊपर इसका लिख दिया मैंने 23, इसका 23 होता है सोडियम का। 23 का अर्थ क्या हुआ कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, हम कह सकते हैं 23 है द्रव्यमान संख्या। कैसे निर्धारित होती है, ये इसे ए से प्रेजेंट करते हैं, ए से लेके जेड तक की पूरी चीज सीखनी है, ए टू जेड सिखा दूंगा आपको पूरा एक ही पर्सन के अंदर। देखिए ए 23 है, कैसे पता चला हमें, तो हमें पता चला कि 11 तो है क्या उसमें प्रोटोन, किसी भी परमाणु के अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो अंदर दो जने होते हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं कि कितनी परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान कितना होगा। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है जिसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। संख्या है 23। अब मैं आपसे कहूं कि अगर प्रोटॉन मैंने आपको कह दिया 11 होते हैं तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर कि मुझे पता है कि प्रोटॉन 11 है, 11 में ऐसा क्या जोड़ू कि 23 आ जाए, तो आप कहोगे सर 23 में से 11 घटा दो, कितने बच गए, 12, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। अगर ऐसा ही कोई मैं एक और तत्व लूं जिसके अंदर भी न्यूट्रॉन अगर 12 हो तो दोनों तत्व आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं। यहां देखो आप, हाइड्रोजन का जैसे समस्थानिक है ट्राइट्रियम, तीसरा समस्थानिक है, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जिसमें लिखा गया है 1H3, यानी परमाणु क्रमांक 1 है, और यहां आप परमाणु के जो द्रव्यमान संख्या है वो देख सकते हैं 3 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 3 में से 1 घटा दिया, कितना बचा, 2, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का जो प्राथमिक समस्थानिक होता है प्रोटियम, याद रखना उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 1 में से 1 गया 0, यानी इसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा तत्व है, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो प्रोटियम होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक की, तो थोड़ा सा प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ लिखा गया 1H3, और यहाँ लिखा गया हीलियम का हीलियम जो है ये कैसे पाया जाता है, नॉर्मली 2He4 में पाया जाता है। अब आप इसमें देखोगे 3 में से 1 गया, कितने न्यूट्रॉन है, आप कहोगे सर इसमें 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2, यानी दोनों में ही न्यूट्रॉन 2-2 है। तो ये तत्व आपस में कैसे तत्व कहलाएंगे, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोन या समस्थानिक। जबकि आइसोमर्स वगैरह और आइसोटोप है, आइसोबार है, इसकी चर्चा हम अलग करते हैं, समभारिक है, समस्थानिक है, और ये है सम न्यूट्रॉनिक। और समावेवी अलग चीज होती है जो एक ही अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, एक ही तत्व यौगिक वगैरह जो होते हैं। इसमें चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, ये प्रश्न सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर, लेकिन इस प्रश्न को देखिए बिल्कुल सॉल्यूशन करके मैंने आपको बताया था। प्रश्न में पूछा गया था कि अगर कोई विद्युत बल्ब है जिसमें 220 वोल्ट विभवांतर है और 100 वाट की क्या है विद्युत शक्ति दे रखी है, यहाँ पर पावर दे रखा है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, वीआईपी याद रखना, वीआईपी लोग होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो वीआईपी में बराबर लगा देना, वीआई पावरफुल, यानी जो वीआईपी लोग होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर वो किसी को कह देते हैं कि मेरे घर पर आना है, मेरे पास आ, तो वो अभी कहेगा कि अभी आया यार, आई यार, अभी आई आर से यार याद रखना का, अभी आया। इसका मतलब क्या है कि इसे या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो विद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है, वी का अर्थ है विभवांतर या विभव, और आई का अर्थ है विद्युत धारा, यानी विभवांतर विद्युत धारा का गुणनफल से भी विद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हो, या आप पावर ज्ञात कर सकते हो अगर किसी सूत्र के अंदर आपको
क्या नहीं दिया गया, विभवांतर की जगह आपको प्रतिरोध दिया गया हो, तो आप क्या बोलोगे, आई आई का अर्थ है आई स्क्वायर आर। तो इससे भी याद कर सकते हो, विद्युत धारा का स्क्वायर कर दो और प्रतिरोध का गुणनफल कर दो, उससे भी आप शक्ति ज्ञात कर सकते हो, विद्युत शक्ति। और तीसरा एक तरीका जो है, जो इस पेपर में प्रश्न जो पूछा गया है या अगली शिफ्ट में पूछा गया है उससे संबंधित है, इस पैटर्न को समझना कि पी के से भी ज्ञात कर सकते हैं, एक तो वी आई से, एक आई स्क्वायर आर से। और ये तरीका जैसे बुक में बता रखा है कि ये सूत्र बने कैसे, इन सूत्रों को बनाने का भी पूरा पैटर्न है। और लास्ट है अपना वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी किसी भी अगर प्रश्न के अंदर आपको प्रतिरोध का मान दिया गया हो, विभवांतर का मान दिया गया हो, तो आप शक्ति ज्ञात कर सकते हैं, या कोई भी दो चीज दे रखी हो और तीसरी चीज ज्ञात करनी हो तो इन सूत्रों से आप ज्ञात कर सकते हो इजीली। एग्जांपल के लिए इस प्रश्न में दिया गया है v का मान और p का मान और r का मान पूछा है, तो इस सूत्र से देखो p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। r आपको ज्ञात करना है तो r इधर बना दो और इसको p बना दो, इसको पावर यानी विद्युत शक्ति बना दो। अब देखो v का मान क्या दे रखा है 220, तो यहां लिख देता हूं 220 2 गुणा 220, और r का मान आपको ज्ञात करना है, p का मान दे रखा है 100। तो ये हार्ड काम आप कर लेना, 0 से 0 काटने वाला, 22 को 22 से गुणा में कर देता हूं, 484 उत्तर आ जाएगा। तो 484 ओम इसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा। एग्जैक्ट प्रश्न ये का ये प्रश्न किस में पूछा गया है, अपनी आज वाली शिफ्ट में पूछा गया, जो कल वाली शिफ्ट में, यानी सॉरी 13 सितंबर की शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। ये 14 वाली सितंबर की भी शिफ्ट में आया है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ा दिया उसने अगली शिफ्ट में आज वाले पेपर में क्या किया, उसने कह दिया कि अगर कोई विद्युत बल्ब है उसमें पहले अगर 220 वोल्ट देकर 100 वाट का अगर कोई है, अगर इसी 220 को अगर 110 कर दे तो फिर पावर कितनी होगी। तो ज्ञात आप इजीली कर सकते हो। आप कैसे ज्ञात करोगे, चलो यहीं पर बता देता हूं, फिर वहां सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर का मान कितना है आपके लिए, आप कहोगे सर 22 का स्क्वायर आया था 484 ओम। अगर इन दोनों के संयोजन से आर का मान कितना आता है, 484 आता है। अगर यहां पर कितना होता, 110 होता तो कितना आता, तो P का मान ज्ञात करो। तो आप कहोगे सर इजीली ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, अगर हमारे पास प्रतिरोध आ गया है, आर आ गया है, और हमारे पास V भी है, V है और R है, तो हम P क्या ज्ञात कर सकते हैं क्या। अभी फॉर्मूला बताया है थोड़ी देर पहले ही, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से इस सूत्र से P ज्ञात कर सकते हैं। V का मान अब 110 रखो, 110 गुणा 110 बटे आर का मान कितना 484। ये अगली शिफ्ट में आया वो पर्सन पहले ही बता रहा हूं मैं, बस ये दो मान फिर साथ में 110 के अकॉर्डिंग पूछ लिया, P का मान बता दो। तो मैं आपको यही बता देता हूं, आप देखो किसने के पाड़े से कटेगा, 11 44, हाँ 11 10 बार गया, 11 11 44 फिर 44 44, सॉरी 11 4 बार, और हाँ ठीक है ठीक है ठीक। फिर इसको भी 11 से काट दो 10 बार, इसको 11 से काट दो 4 बार, तो 100 बट्टे 4 आ गया, यानी उत्तर कितना आ गया 25 वाट। यानी सेकंड, यानी जो आज का 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें उसका उत्तर होगा 25 वाट। और आज इस जो 14 से 13 सितंबर की जो पेपर था उसका सही उत्तर कितना होगा 484। यानी इस पेपर में यहां खत्म हो गया था प्रश्न और उसमें इससे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। इसीलिए कहता हूं प्रश्नों के पैटर्न को समझने से अन्य एग्जाम में हेल्प मिलती है। जिन्होंने कल वाले पेपर का जो मैंने प्रूफ डाला था, अगर वो देख लिया और उसका पैटर्न समझ लिया पेपर देने से पहले आज वाला, तो हो सकता है उसका आज वाला पेपर में प्रश्न जरूर सही हुआ होगा। अगला देखिए, इसी कारण से आप देख रहे हो एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वहां पर इन चीजों को बैन किया जा रहा है कि पेपर का सॉल्यूशन बंद करो। उससे हम जो पेपर कई पेपर होते हैं, कई की शिफ्टों में चलते हैं, अब टीचर आते हैं सॉल्यूशन करवा देते हैं, तो कई बच्चे जो होते हैं जो उनका सॉल्यूशन जरूर देखकर जाते हैं एग्जाम से पहले कि चलो थोड़ा पढ़ा हुआ तो है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कल के पेपर में कैसा पैटर्न क्या रहा, उनसे कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है। हालांकि देखिए गलत चीज नहीं है, पेपर आए हुए टीचर का काम होता है उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करा दे। बच्चा जिसकी सालों से तैयारी करता है वो पेपर देता है तो उसके मन में रात दिन जिज्ञासा रहती है कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अगर कोई आगे की एग्जाम, जैसे मान लो जो 3rd ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है, तो वो भी जानना चाहेगा कि ऐसे तो हमारे भी सिलेबस में है विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, क्यों ना मैं भी इन चीजों को सीख कर जाऊं, हो सकता है 3rd ग्रेड में आ जाए। और मैं आज ना जाने आपको कितने ऐसे प्रश्न दिखाने वाला हूं जो पीछे 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आए थे, आज पूछे गए, और आज जो पेपर में आए हैं या कोई पटवारी में कहीं भी आया है, वो हो सकता है 3rd ग्रेड में जरूर रिपीट होगा। 30 प्रश्नों में से मानकर चलना, कम से कम आप देखोगे तो 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्ट आए हुए हैं। कुछ हाँ ज्यादा ही हो सकते हैं 10 से, तो क्योंकि प्रश्न मैं पीवाई की जो बुक बना रहा हूँ 4000 प्रश्न से ज्यादा, मैंने लगभग उस बुक के लिए 8000 प्रश्न बनाए थे।
जिनमें से लगभग 3000% तो थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हो गए, पीछे जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है अति लघुरात्मक निंदात्मक से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे। और उसके बाद उससे जस्ट पहले मैंने 5000 के आसपास PYQ राजस्थान का हर एक पेपर, लगभग जो भी पेपर था जिसमें साइंस आती है 3rd ग्रेड और अपने लेवल के और सिलेबस के और लेवल के अकॉर्डिंग, हर एक पेपर डाउनलोड किया, उसकी आंसर की डाउनलोड की, उसकी आंसर की के साथ मिलान करके उसकी व्याख्या लिखी। और व्याख्या लिखने के बाद लगभग 5000 पर्सनों में से लगभग 2 या 2500 पर्सन ऐसे पर्सन ही छांट पाया जो यूनिक हो अपने आप में, क्योंकि मोस्टली पर्सन रिपीटेड है। आप जब इस बुक को भी देखोगे ना 10 दिन के बाद आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन LDC में आया हुआ है, लेवल 1 में आया हुआ है, कहीं पटवारी में आया हुआ है, कहीं वीडियो में, वन रक्षक में, आप कहीं ना कहीं वो पर्सन रिपीटेड मिलेगा। हालांकि मैंने कोशिश की है कि बहुत ज्यादा ऐसे भी ना लिखे कि एक ही पर्सन में लिखा 10 एग्जाम के नाम लिखने से पेज भर गया हो, तो कोशिश की है कम से कम पेज में ज्यादा से ज्यादा पर्सन आपको दे सकूं। और इतनी शानदार व्याख्या, हर एक पर्सन की व्याख्या 4000 पर्सन में प्रत्येक पर्सन की व्याख्या आपको उस बुक में मिलेगी। बस ये मान लो 1 साल से मेहनत कर रहा हूं उस बुक पे, जैसे अपनी इस थ्योरी वाली बुक पर हमने कितने टाइम से मेहनत कर रहा हूं, लगभग 2 साल लग गए थे इस बुक को तैयार किया, क्योंकि थ्योरी में ज्यादा मेहनत लगी। ऑब्जेक्टिव में आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई पर्सन PDF जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रखी हुई है, उनमें से प्रश्नों को, विज्ञान के प्रश्नों को छांटा, 1 साल जरूर लगा, हालांकि कम समय नहीं, 1 साल। पिछले सितंबर 5 सितंबर से प्री बुकिंग शुरू हुई थी, 1 साल हो गया इस बुक को आए हुए, पूरा 1 साल हो गया, अक्टूबर में आई थी वैसे बुक, और अब 1 साल बाद अपनी बुक आ रही ऑब्जेक्टिव। इतनी मेहनत की है, रात दिन, शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन मैंने ऑब्जेक्टिव बुक पर मेहनत ना की हो। और वो मेहनत जैसे इस बुक में आपको नजर आई, आज 50,000 विद्यार्थियों का प्यार मिला है, उससे भी ज्यादा प्यार मुझे पूरा विश्वास है उस बुक पे जरूर मिलेगा, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा शानदार आने वाली है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि अपनी थ्योरी बुक ने कितना ज्यादा शानदार कमाल करके दिखाया है। ये आपको करवा दिया 484 वाला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु जनन कहां से शुरू होता है? पुरुषों के अंदर आप जानते हैं वर्षण पाए जाते हैं, वर्षण में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और शुक्राणु बनना कब शुरू होते हैं इस प्रक्रिया को, या ये जो चरण होता है, क्या बचपन से बनने लगते हैं, जन्म से ही, वयस्कता के समय, या तरुणाई है? तरुणाई क्या है? अब यही होता है कि पेपर में कई बार हार्ड इंग्लिश या हिंदी वर्ड यूज करने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब ये जो यौवन अवस्था होती है, यौवन प्रारंभ होता है, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, अगर ये पेपर इंग्लिश में होता तो प्यूबर्टी वर्ड मिलता है यहाँ पर आपको। इसको देखकर आप इजीली पहचान लेते हैं कि जो प्यूबर्टी का समय होता है, जिसके अंदर क्या मानव में जनन घटनाएं, जैसे युग्मकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जैसे शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्र जनन वगैरह, तो इसका सही उत्तर तरुणाई होगा। शुक्र जनन की प्रक्रिया तरुणाई या प्यूबर्टी के समय शुरू हो जाती है, जिसे हम यौवन आरंभ कहते हैं हिंदी में। ये वर्ड ज्यादा सही रहता, पता नहीं तरुणाई वर्ड कहाँ से लेकर आए, तरुण, जैसे पुष्प से, कली से, उनसे ये वर्ड लिखा गया है, पादप जनन से बनाया गया वैसे ये जनन। शुक्राणु जनन से शुक्राणुओं का निर्माण ले लो, या तरुणाई थोड़ा पादपों वाला वर्ड हो गया यहाँ पर, इसलिए शायद लिया गया। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, चलो ये तो अपना टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका डिटेल यहाँ पर क्या आ गया, विस्तार सिलेबस आ गया। तो ये इस प्रकार से कल वाली शिफ्ट के सारे प्रश्न मैंने आपको एक बार फिर से करवा दिए हैं। ये थोड़ा सा आज आप चाहें तो अपने इजी साइंस यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। आपने हर एग्जाम में अपने 100% रिजल्ट को देखा होगा, और उससे भी शानदार बात यह है कि अपने इजी साइंस पर नाम मात्र शुल्क में, जहां बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी शायद ये चीज ना करवा पा रहे हों आपको, उससे भी शानदार तरीके से हमने कोशिश की है कि टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, और जो ऑथेंटिक बुक्स है एनसीईआरटी, आरबीएसई या आए हुए प्रश्नों का निचोड़ है, उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको प्रॉपर कंटेंट करवाया गया है। मात्र 750 रुपए में कंप्लीट साइंस, बेसिक से एडवांस, कंप्लीट मैथ्स, और इसके अलावा कंप्लीट टीचिंग मेथड, ये सारी चीजें आपको नामात्र शुल्क में देने की कोशिश की है। चलिए साथियों थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर अपने आज का शिफ्ट का पेपर जो है, आज जो अपनी फर्स्ट शिफ्ट हुई है, पहले उसके प्रश्न देख लेते हैं, और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। चूना पत्थर, संगमरमर और चौक किसके विभिन्न रूप हैं? तो ये अपनी साइंस की बुक है, और ये चीजें आपको अपने अमल सार लवण वाले टॉपिक में मिल जाएगी। चूना पत्थर, ये रहा चूना पत्थर, संगमरमर, ये रहा संगमरमर, ये रहा खड़िया या जिसे चौक कहते हैं, लिखने वाला अपना चौक स्कूलों में काम में आएगा आपका भी। तो ये जो चौक, संगमरमर, चूना पत्थर है, सब के सब किसके विभिन्न रूप हैं? तो ये विविध रूप है अपने कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एग्जैक्ट सेम लाइन आपको मैंने दिखा दी जैसे अन्य सभी पेपरों में दिखाई है। एक बात और मैं थोड़ा सा बीच में समय लूंगा, कल के पेपर में कुछ पर्सन विज्ञान के ही थे, लेकिन वो 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे पर्सन हैं जिनका 3rd ग्रेड के किसी भी टॉपिक से, उसके लेवल से कोई लेना देना नहीं।
अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि आपकी बुक से सारे प्रश्न आते हैं, तो मुझे बताओ कि फ्रैंकलिन त्रुटि वाला आपकी बुक में कहाँ है। आप मुझे बताओ कि डायोड वाले अर्धचालक वाले प्रश्न आपकी बुक में कहाँ है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे ये भी बता दीजिए कि ये बुक किस चीज के लिए बनाई गई है और वो टॉपिक अपने सिलेबस में कहाँ है। अगर आप साइंस की कोई ऐसी बुक देख रहे हैं जिसे एक ही बुक से फर्स्ट ग्रेड भी क्लियर हो जाए, सेकंड ग्रेड भी हो जाए, राजस्थान पुलिस फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड सब हो जाए, तो दुनिया में कोई ऐसी बुक है ही नहीं। और अगर आप इस बुक की कमी निकालने में बात कहना चाहते हैं कि सर आपकी बुक में ये चीज नहीं आई जो 12वीं की फिजिक्स में तो है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो मैं कहूँगा आप 12वीं की फिजिक्स पढ़ लीजिए। लेकिन ये ध्यान में रखना आप किस एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, हमने लास्ट समय भी जब नोट्स दिए थे, शॉर्ट में कंटेंट दिया था, तो कई बच्चों ने कहा सर इससे प्रश्न आ जाएंगे क्या। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने भी सपोर्ट किया, उस समय हम पर विश्वास किया, उनका जिस दिन एग्जाम हुआ हमने 30 में से 30 प्रश्नों का प्रूफ दे दिया। हमने बता दिया कि ये कंटेंट था, इसमें से 30 में से प्रश्न हमने 30 दे दिए। एलडीसी का कोर्स हमने जब करवाया था, एग्जाम के दिन मैंने वीडियो बना रखा है, 40 में से 40 प्रश्नों का प्रूफ दिया है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बता सकते आप कि आपकी कंटेंट या पढ़ाए हुए या आपके नोट्स में से नहीं थे। ऐसा ही इतने सारी लिस्ट है, वो लिस्ट सिर्फ इमेज नहीं है, वो क्लिकेबल लिंक है। आप टेलीग्राम पर जाओगे तो उतनी सारे एग्जाम के अंदर में से किसी के ऊपर भी क्लिक कर देना, इनमें से आपको उसका वो मिल जाएगा पूरा कि कौन सा प्रश्न आया था, उसका आंसर क्या था, अपनी बुक में कितने नंबर पेज पे क्या लाइन दे रखी है। ये सारे के सारे लिंक है। या रीड के तीनों शिफ्ट में 30 में से, हालांकि मैं खुद कहता हूं जहां प्रश्न आता नहीं अपने सिलेबस का हो, रीड के अंदर 30 प्रश्न आते हैं, लेकिन अपनी सॉरी कितने शायद मेरे एग्जैक्ट याद नहीं, 30 तो नहीं आते, कुछ टीचिंग मेथड के थे उसमें, जितने भी शायद 25 प्रश्न आए थे, तो अपने 24 प्रश्न थे उनमें से। पहली शिफ्ट में पूरे पर्सन थे 10 में से 10, लेकिन अपने लेवल 2 की जो शिफ्ट थी उसमें 25 में से 24 थे। एक पर्सन ऐसा था जो किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये भी मैं कह सकता हूं कि अगर थर्ड ग्रेड के लिए आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो आप अन्य कहीं से कुछ भी पढ़ने की आपको 1% महसूस नहीं होगा कि किसी मेरा दोस्त ये बुक लेकर आ गया तो मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूं। इतना विश्वास दिलाता हूं कि इसको पढ़कर चले जाना, जिस दिन एग्जाम हो आके बता देना कि सर ये पर्सन बाहर गए। अगर कोई पर्सन बाहर जाएगा तो मैं कहूंगा कि वो पर्सन शायद ही किसी बुक में मिले, क्योंकि एक दो प्रश्नों के लिए अगर आप ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़े जा रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी पीएचडी करना चाहो तो आपको बाद में बहुत समय मिलेगा, एक बार सिलेक्शन अच्छे से ले लीजिए। चलिए, ये हो गया आज की शिफ्ट का पहला प्रश्न। ये 14 वाली शिफ्ट का फर्स्ट पेपर है, सिर्फ साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर के भी बहुत सारे प्रश्न अपनी बुक से इस बुक में आए हैं, पेपर में आए हैं। एएलयू हो, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, टीबी एमबी वगैरह के फुल फॉर्म हो, इजी क्वेश्चन थे। अपने भी 10-15 पेज में कंप्यूटर का बेसिक आईसीटी वाला पार्ट दे रखा है, थोड़ा सा चाहो तो उसको भी पढ़ लिया अपनी बुक में से, अच्छा मैटर दे रखा है मैंने। वीडियो भी करा रखा है, एक मैराथन क्लास है कंप्यूटर की, जरूर देख कर जाइए, अपनी थर्ड ग्रेड एग्जाम से पहले बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, पीवाईक्यू निकालने का एक सबसे बड़ा फायदा देखिए यहाँ पर, आप मेरे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर वाली जो शिफ्ट है जिसमें 15 में से 15 के प्रूफ दिए थे, एग्जैक्ट सेम पर्सन इस एग्जाम में भी आए। उसमें भी यही लाइन थी, बकमिनिस्टर फुलरिन के अंदर 6 फलक, ये फलक 6 भुजा वाले कितने फलक है, 5 वाले कितने हैं। तो आपको फिर से दिखा देता हूं मैं कि बकमिनिस्टर फुलरिन क्या होता है। कार्बन, कार्बन का प्रूफ है C16, इसके अंदर कार्बनों की संख्या 60 होती है, जिसमें टोटल 32 फलक होते हैं। 32 फलक में से जो ज्यादा संख्या है, यानी कितने फलक, 20 फलक, और एक होता है 12 फलक। 20 फलक वाले की जो फलक होते हैं वो 6 फलक ही होते हैं, 5, 12 वाले 5। ज्यादा संख्या वाले ज्यादा 6 फलक, और कम संख्या वाले 12, 5 वाले 12 है, 6 वाले 20 है। बस ये याद रखना, मैंने उसमें भी ये बताया था आपको। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 20 तो है षटभुजीय और 12 है पंचभुजीय। और ये अपनी बुक में कहाँ है, तो ये ग्रेफ फुलरिन रहा, कार्बन 60, 32 फलक होते हैं, 20 फलक षटकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय। और इसका भी सही उत्तर ये होगा 20 षटकोणीय, 12 पंचभुजीय। नेक्स्ट, आज की शिफ्ट का जो अगला प्रश्न है ये रहा। हाँ, प्रश्न पूछा गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किस दिशा में इशारा करती है। तो फ्लेमिंग का आपने ये लेफ्ट हैंड रूल सीखा होगा, जिसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम है, 90 डिग्री का लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण है, जिसमें 3 अंगुलियां आपको दिखाई दे रही होगी। एक अंगूठा हो गया, अंगूठा है, ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, दम लगा सकते हैं इसे, तो ये फोर्स वाली चीज है, अपना बल वाली है, एफ ऊपर फोर्स। ये है अपनी तर्जनी, इसे तर्जनी बोलते हैं, कई बार हिंदी में इसमें दिक्कत हो जाती है। तर्जनी ये है मध्यमा, मध्यमा तर्जनी अंगूठा। अब अगर ऐसे करूंगा तो ये होगा बल की दिशा, ये हो गया अपना किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हो गई विद्युत धारा आई। ये विद्युत धारा आई, ये फोर्स, और ये बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखना यहां पर कौन सी चीज किसको दिखाती है, तो यहां पर तर्जनी पूछी आपसे, तो ये रही तर्जनी। तर्जनी अंगुली, एग्जैक्ट ये हिंदी वर्ड है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिखाती है, दिशा दिखाती है। तो किसकी दिशा देखने के काम आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के काम आता है।
नेक्स्ट पर्सन, सेम लाइन मिलेगी एकदम, आप टेंशन मत लेना, आप ये भी मत सोचना कि सर ये वर्ड ही कहाँ है आपकी बुक में। और कई बार हिंदी इंग्लिश में कोई अटकाना चाहे एग्जामिनर तो उसका तो देखो कुछ किसी भी बुक में नहीं कर सकते। बाकी मोस्टली समझ विकसित अगर आपकी हो गई तो आप इजीली कर सकते हैं। कई बार रटी रटाई, कई बार बच्चे भी आके कह देते कि ये सेम वर्ड ही दिखाओ, तो वो तो शायद अब क्या करें, उसका तो कोशिश तो की है कि पूरा एनसीईआरटी और एग्जाम ओरिएंटेड ही भाषा रखने की कोशिश करूं। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपकी बुक में कई बार हमें लगता है कुछ वर्ड हार्ड है। हार्ड नहीं है रियल में, ये तर्जनी वर्जनी ये जितने भी नाम लिख रखे हैं ना, ये आई वे पर्सन है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देना कि ये उंगली, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको समझ लेना। इसका कुछ और नाम लिख देता तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता। कई बार एकदम इतना भी बच्चे मत बनो कि आपको सब बना बनाया दे भी दे, मुंह में भी डाल दे रहे, ऐसे दांत को ऐसे करके चबवा भी दूर, उसमें एंजाइम भी मैं ही कह दूं कि जब स्रावित बटन दबा दूं उसका। हर काम तो आपको पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपने भी सुना होगा कि किसी अगर आपको एक मौका मिले कि आपको अगर मैं जैसे एक सुनी हुई कहावत सी आपने भी सुनी होगी, किसी पेड़ को काटना आपको 5 घंटे दिए जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कहता है कि ठीक है 5 घंटे काटता जाऊंगा मैं। एक कहता है कि 5 घंटे में से 3 घंटे मैं अपने औजार को धार दूंगा और बचे हुए 2 घंटे में मैं मेहनत करूंगा उसको काटने की, तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। कारण क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति 5 घंटे ऐसी एक औजार के साथ मैदान में कूद गया जिसपे धार नहीं है, और बिना धार के मैदान में कूदा, कितनी मेहनत कर लेगा वो। अगर उस पर धार नहीं है तो उस पर थोड़ी सी शायद खरोच लगा देगा लेकिन काट नहीं पाएगा। और वो धार देने वाला जो औजार है, वो औजार मैंने आपको कई सालों की मेहनत से बनाकर दे दिया है। 10 साल के अपने टीचिंग कैरियर से मान लीजिए, या 2 साल बैठकर कंप्यूटर पे खुद टाइप किया हर एक वर्ड। और कोई टीचर आके ये बात बोल दे कि इसका एक भी पेज कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो मैं हर एक लाइन हर एक पेज का प्रूफ दे सकता हूं कि कौन से कंटेंट कहां से मैंने बनाया है। मैं कोई जन्मजात भी ज्ञाता नहीं हूं साइंस का, ना मुझे ज्यादा नॉलेज भी है, लेकिन इतना नॉलेज है कि 3rd ग्रेड की तैयारी मैंने भी की है। विज्ञान का हर बार आप देख सकते हैं मेरा खुद का रिजल्ट की हर बार 30 में से 30% आए हैं, 29 आए। और झूठ नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब पर जाकर मेरी ओएमआर के साथ करवाया हुआ पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि जब मैंने एग्जाम दिया था 138 नंबर आने हो, चाहे रीट 2021 में 2022 में जब पात्रता क्लियर की थी, तो उस समय से यूट्यूब थोड़ा चलने लगा है, तो मैंने खुद दिखाया था। ये मैं रीट का एग्जाम आज देख रहा हूँ, ये मेरे साइंस के इतने नंबर से इतने नंबर ओएमआर है, और ये पेपर में सोल्यूशन ये होगा। और हर एक पर्सन 30 में से 29 पर्सनों का मैंने आपको प्रूफ देकर बताया था कि ये पर्सन ऐसे करवा, मैं खुद करके आया एग्जाम हॉल में बैठकर। कई बार कह देते हैं कि बाहर से पेपर का सॉल्यूशन कराना इजी है, एग्जाम हॉल में ये है, तो मैंने खुद फील किया है। और उसी के बाद एज ए स्टूडेंट का क्या नजरिया होता है पढ़ने का, और उसको कैसे कैसा कंटेंट पसंद आता है, उस वैसा कंटेंट देने की कोशिश की है। तो बाकी आप ये नहीं कहता कि कहीं और कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सब आपकी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ना चाहो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक कहते हैं कि कंटेंट में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट पर्सन है, कहाँ गया इलेक्ट्रॉन वाला ये, हाँ ये रहा। ऋण आयन किसके द्वारा बनता है? धन आयन और ऋण आयन। आयनों के बारे में परमाणु वाले टॉपिक में भी पढ़ा रखा है, आयन क्या होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में भी आपको बता रखा है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ता है, नेगेटिव चार्ज वाली चीज जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज निकलती है, और इलेक्ट्रॉन भी निकलता है ऑक्सीकरण में। तो वहां जैसे मैंने आपको बता रखा है, जैसे यहाँ पर चलो रेडॉक्स से ही बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। ये रहा क्लोरीन। याद रखना एक बात और, धातुएं जो होती है वो विद्युत धनी होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जैसे सोडियम में देख लो, सोडियम आता, जैसे ये सोडियम है, सोडियम आता 11 नंबर पे, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपको पता चलेगा एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक्स्ट्रा बच गया, एक अक्सर। तो वो इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो उससे उस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। यानी धातुओं का मतलब ही ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी होना चाहते हैं। तो धातुएं क्या होती है, विद्युत धनी होती है, इलेक्ट्रॉन देकर खुद पर कैसा चार्ज। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर चार्ज आता है प्लस, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज आता है माइनस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में आ सकती है, परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, वो विद्युत का उदासीन होता है, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस। अकेला जो शुद्ध हम नॉर्मल हम सोडियम कहते हैं वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाली जो बात है, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो तो धातुएं होती है। और धातुएं कैसी होती है, धना इलेक्ट्रॉन। परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस चार्ज आएगा। लेकिन परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन लेने पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन लेने पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो चलिए ये बात बता दी आपको इलेक्ट्रॉन लेने और देने से संबंधित। बुक में कहाँ है, चलो बताना एक अलग बात हो गई। बुक में सेम लाइन ही दिखा देता हूं आपको, चलो ये रहा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लिया, माइनस चार्ज। ये रहा क्लोरीन अकेला था,
इलेक्ट्रॉन इसने लिया, लेने के बाद माइनस चार्ज आया, तो यानी हम कह सकते हैं अधात्विय होती है वो नेगेटिव चार्ज वाली, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली होती है, और धात्विक इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है जिस पे प्लस चार्ज आता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रीट 2021 में सेम एग्जैक्ट प्रश्न आया हुआ है कि जो अपना फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है? तो गुलाबी रंग देता है। ये देखो क्षारीय विलयन गुलाबी रंग, अम्ल के अंदर रंगहीन होता है, और इसका उदासीन भी रंगहीन होता है। लिटमस का खुद का रंग बैंगनी है, अम्ल में नीला, नीले को क्या कर देता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है, और क्षार लाल को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ये टिक वगैरह सारी अच्छे से करवा रखी है। फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग हो जाएगा, तो इसका सही रंग होगा गुलाबी, फिनोफ्थलीन वाले पर्सन का, कि फिनोफ्थलीन क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा। अगला जो पर्सन है आज का चलो ये वर्सन हालांकि थोड़ा बताने के लिए ही मैंने ऐड किया है, बाकी अपने साइंस से कम इसका ज्योग्राफी से ज्यादा रिलेशन है, लेकिन थोड़ा सा चलो बाई चांस कहीं साइंस में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ ही जाए तो थोड़ा सा देख लेना। प्रश्न में पूछा गया था कि अगर सूर्य के जो किरणें आती हैं, विद्युत जो अपनी विकिरणें आती है, सौर विकिरणें, विद्युत की सौर विकिरणें जो आती है वो शॉर्ट वेव विकिरणें के रूप में होता है। यानी नाम पूछा है, एग्जैक्ट वर्ड पूछा है, में से कौन सा शब्द आने वाले विकिरणों के लिए सही है। अब वैसे तो अपने ताप वाले टॉपिक में हम बेसिक जानते हैं कि जैसे उष्मा संचरण की विधियां, धातुओं में जैसे चालन वगैरह हो गई, गैसों वगैरह में हम कहते हैं संवहन विधि, और याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए ऐड किया है, पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म होता है संवहन विधि से। सूर्य का प्रकाश जो है, पृथ्वी तक जो हीट आ रही है, जो उष्मा आ रही है, वो किस विधि से आती है? वो आती है विकिरण विधि से। लेकिन यहाँ ये वर्ड इसलिए ऐड किया है, बाकी मुझे चारों वर्डों के बारे में बेसिक बताना था, बाकी ये लाइन तो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये नाम तो नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, क्योंकि ज्योग्राफिकल है थोड़ा सा। बेसिक पृथ्वी पर सूर्य की जो उष्मा आती है वो किस विधि से आती है? विकिरण से। लेकिन संवहन भी पढ़ा रखा है आपको आगे ऊपर, संवहन विधि से पृथ्वी गर्म होती है, वातावरण पृथ्वी का। स्थलीय विकिरण क्या होती है? पृथ्वी भी कुछ विकिरणें उत्सर्जित करती है, जिन्हें कौन सी किरणें कहते हैं? स्थल, यानी भूमि से जो हीट निकल रही है एक प्रकार से किरणों के रूप में। इंसोलेशन और एल्बिडो क्या है? इसका सही उत्तर तो क्या होगा कि देखो ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया। सूर्य का जो हीट आ रही है जिसे सूर्य तप कहते हैं, या जो उष्मा आ रही है, जैसे यहाँ एक वर्ड लिखा गया है सूर्य उष्मा, किस रूप में आ रही है? विकिरणों। तो सूर्य उष्मा के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे इंसोलेशन कहते हैं, या सूर्य तप, या सूर्य उष्मा कह सकते हैं। एग्जैक्ट शायद हिंदी वर्ड है सूर्य तप या इंसोलेशन वर्ड है। सूर्य का जो प्रकाश है, उष्मा आ रही है, उसे इंसोलेशन कह दिया। कुछ देखिए सूर्य का पूरा जो उष्मा है वो पूरी पृथ्वी पर नहीं आती, कुछ यहां से ही परावर्तित हो जाती है। तो सूर्य की वो विकिरणें जो धरातल से टकराकर, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी वाले क्षेत्र से टकराकर परावर्तित हो गई, उसे कहते हैं अल्बेडो। अल्बेडो परावर्तित होने वाली सूर्य की किरणें हैं, और आने वाली इंसोलेशन है। पृथ्वी जो रिलीज करता है वो स्थलीय विकिरण है, और पृथ्वी का वायुमंडल किससे गर्म होता है? संवहन से उष्मा संचरण की एक विधि है। यहाँ पर डिटेल के साथ डायग्राम वगैरह में आपको उष्मा संचरण की विधि हमें थोड़ा सा अलग मिलेगा, ज्योग्राफिकल वर्ड है ये। चलो नेक्स्ट पर्सन पर्सन क्या है? हाँ ये रहा, एक विद्युत बल्ब है, 20 मिनट तक 0.25 एम्पियर की धारा उसमें क्या कर रहे हैं? खींचता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, देखो धारा रियल में है क्या? विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कितने समय में कितना आवेश बह रहा है? अगर मैं कहूं आवेश की मात्रा ज्ञात करो, Q बराबर क्या होगा? तो इस T को इधर ले जाओ, तो Q बराबर IT। तो आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हो कैसे? I का मान रखो, I का मान है यहां पर कितना? 0.25 एम्पियर, और T का मान कितना है? 20। तो सीधा 20 मत रख देना, गलती मत करना, कई बार मात्रकों में 20 तो मिनट है, हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। टाइम को सेकंड में लीजिए, ऐसा ही मात्रक में लीजिए। तो 0.25 20 गुणा 60, तो उत्तर कितना आएगा आप देख लो, 20 25 50, ठीक है, ये हो गया 5 और 60 300, इसका उत्तर होगा 300। सी का मतलब गुलाम से, यहाँ पे 300 गुलाम आवेश प्रवाहित होगा। और बाकी ऐसा पर्सन आपने बुक में तो मिलना ही था, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल में ना केवल सूत्र करवा रखे हैं ये Q बराबर IT फॉर्मूले से, इससे अच्छे लेवल का पर्सन करवा रखा है आपको 20 माइक्रो एम्पियर। यहाँ तो सिर्फ क्या दे रखा है? 0.25 एम्पियर। हमने तो थोड़ा सा एडवांस ले लिया। 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, तो 20
माइक्रो का अर्थ होता है 10 की पावर माइनस 6, और 30 क्या है सेकंड है क्या, हाँ डायरेक्ट 30 सेकंड है, तो 6, तो इस प्रकार से 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 आएगा क्या, हाँ 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलम हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही प्रश्न थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करवा रखा है अपनी बुक में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज विज्ञान का क्या पूछा गया है। कोई भी प्रश्न शायद मैंने हर एक प्रश्न पेपर को 2-3 बार देखने के बाद ही ये पूरा प्रॉपर मैटर तैयार किया है, ताकि पेपर को साथ साथ आप देखते चले कि पेपर की लैंग्वेज क्या थी और हमारी बुक में ये चीज़ें कहाँ हैं। सारे के सारे प्रश्नों का एक एक कर डिटेल के साथ प्रूफ दे रहा हूँ। कोई प्रश्न अगर मिस हो गया हो तो बता देना, मैंने तो शायद ही मिस कोई प्रश्न किया है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और राजस्थान पुलिस में तो ऐसे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन मादा लैंगिक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो शरीर की उपाप से मेटाबॉलिज्म बीएमआर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट वगैरह को कंट्रोल करता है। उपापचय, उपचय प्लस अपचय, उपचय जुड़ना अपचय टूटना, तो इन चीजों को कंट्रोल थायरोक्सिन। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि विकास, हाइट है चौड़ाई है इनसे संबंधित अपना वृद्धि हार्मोन है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि में एक व्यक्ति अपने अंदर नहीं, मतलब एक व्यक्ति था अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित, उन्होंने क्या बताया, अग्नाशय ग्रंथि में उन्होंने कुछ टापू से देखे, नहीं उनको उन्होंने नाम दिया द्वीप समूह है, और उस व्यक्ति का नाम था लेंगरहेंस। इंग्लिश का भी एक बार पेपर आया था, पेपर में प्रश्न आ गया कि बताओ उनको क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में होते हैं आइसलैंड्स ऑफ लेंगरहेंस या आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस। याद रखना आइसलेट है, आइसलैंड नहीं है। द्वीप समूह को आप आइसलैंड बोलते होंगे, यहाँ आइसलेट है, आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस यानी लेंगरहेंस के द्वीप समूह हैं। उनकी बीटा कोशिकाएं एल्फा बीटा यानी बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इसका काम होता है ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल करना। लाइन सेम मिलेगी, इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, हाँ ये प्रश्न है, किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। ये कौन सा नियम है न्यूटन की गति का, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, और तीसरे जो पहला नियम है वो है अपना जड़त्व का नियम, जो कहता है कोई चीज है वैसा ही रहना चाहती है, अपने आप में बदलाव पसंद नहीं है लोगों को। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बहुत लेजी है, बेड पर सारे दिन बैठे बैठे रील स्क्रॉल करना चाहता है, तो उसको कोई भी काम अगर मिलेगा तो उसका दिमाग खराब होगा। हमारे शरीर में कभी इंटरेस्टिंग चीज है बताऊंगा, डोपामीन वगैरह की चीज होती है। कोई काम जैसे शरीर चाहता है कि बस इसी में डूबे रहे हम, कोई शरीर एक्स्ट्रा अलग से मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे पढ़ने का बहुत से लोगों का मन नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में लेकर चले जाता है, तो व्यक्ति स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहता है। और जो व्यक्ति एक बार बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होकर, जिसके पास बहुत ही बढ़िया कोई ऐसा टारगेट के कारण, मतलब एक उद्देश्य हो जिसका कुछ काम करने का, जैसे कोई चाहता है कि नहीं गांव में मेरी एक अच्छी रिस्पेक्ट हो, मेरे माता पिता का मैं मतलब बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करे, सिलेक्शन होने के बाद इतना सारा जो लोग हमारी बातें बनाते हैं वो सारे चुप हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें उसको इतना जुनून दे देती है कि वो पढ़ते पढ़ते उसको ये लगने लगता है कि 24 घंटे कम है। खाना खाते समय वो दिमाग में वो चल रहा है, यहाँ तक कि सोते समय सपनों में भी वो चीजें आने लगती है, जड़त्व क्या है तड़त्व क्या है। ये चीजें जब दिमाग में इस प्रकार से हावी हो जाए ना, तब समझ लेना कि आप रियल में डेडिकेटेड हो। बाकी ऐसा हो कि चलो 2 घंटा पढ़ लूंगा और बाकी 3 घंटे मूवी देखनी है, सीरीज देखनी है, 5-5 घंटे रील स्क्रॉल करनी है, तो अपने मोबाइल में अपना एक बार देख लेना कितना आप यूज करते हो, उसके हिसाब से देख लेना आपका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी लाइट मतलब ऑन दिखती है उनकी, हो सकता है कई बार लाइट ऑन करके सोते होंगे। बाकी डेडिकेटेड लोग भी बहुत है, सिलेक्शन ऊपर वाला भी देखता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है किसी चीज के लिए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। पहला जो नियम है जड़त्व का नियम, वो कहता है जो चीज जैसी है वैसा ही रहना चाहती है, अपने आप में बदलाव पसंद नहीं करती, जब तक कि कोई उसको बाह्य बल आरोपित ना कर दे, कोई मोटिवेट ना कर दे आके। कोई ऐसी चीज, कोई उद्देश्य, कुछ भी चीज हो सकती है वो, तो वैसा ही हर वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव ऐसा ही गुण दर्शाती है। लेकिन दूसरा नियम कहता है, ये रहा दूसरा नियम न्यूटन की गति का, देखो दूसरा नियम कहता है कि कोई भी पिंड होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसमें संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और बल की दिशा क्या होती है, जो और उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, जिस दिशा में बल लगाया गया है। ये सेम लाइन है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संबंधित। और तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप अच्छी मेहनत करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप बढ़िया मेहनत नहीं करोगे तो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें आपके जीवन से संबंधित है, न्यूटन के सारे नियम। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पेपर में पूछा गया है ये रहा,
ये प्रश्न भी देखो ठीक ठाक है, मान लो गलतियां छोटी छोटी हो जाती है ऐसी चीजों में भी, कई बार होता है हमारे कंटेंट में चीजें या अधूरी लिखी हुई है और हम उसी को सही मानकर बस पेपर करके आ जाते हैं। हमने किसी ने बता दिया स्वपोषी का मतलब होता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसका मतलब स्वपोषी वही है। बाकी कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के अलावा रसायन संश्लेषी भी कुछ चीज होती है, सल्फर बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया जैसी भी कोई चीज होती है। तो अपनी बुक का जो पहला ही टॉपिक है पोषण या मानव में पाचन संबंधित, उसमें पोषण की कुछ विधियां या स्वपोषी प्रपोषण के बारे में बता रखा है। स्वपोषी में मैंने दोनों चीजें बता रखी, एक रसायन संश्लेषी जिसमें कुछ जीवाणु आते हैं, सल्फर जीवाणु, नाइट्रोकारी जीवाणु, लोह जीवाणु, ये रसायनों के माध्यम से अपना खुद का भोजन खुद बना सकते हैं, यानी रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ये भी इनको सब्जी मंडी जाकर सब्जी लाकर फिर बनाने की उनकी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खुद बना सकते हैं अपना। प्रकाश संश्लेषी वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी खुद के पास क्लोरोफिल है और सूर्य के प्रकाश से अपना खुद का भोजन बना सकते हैं, CO2 जल वगैरह आसपास से लेकर। तो ये है प्रकाश संश्लेषी। तो दोनों के दोनों जीव, हरे पौधे भी, ये रहा हरा पौधा, और जीवाणु भी, कुछ जीवाणु भी, सारे भी नहीं होते लेकिन कुछ जीवाणु कैसे भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। अब घटक की श्रेणी में भी आते हैं बैक्टीरिया। विद्युत शक्ति, ये प्रश्न मैंने करवा दिया था लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा क्विकली बता दूंगा बस। ये प्रश्न जैसे मैंने कहा था 13 तारीख को कल शिफ्ट में आया था, यहां से यहां तक का प्रश्न पूछा था उसमें कि W का मान दिया, अपनी पावर का मान दे रखा था और वोल्टेज विभवांतर दे रखा था, और आपसे पूछा गया था प्रतिरोध, तो 484 निकाल कर हम लाए थे। उसी 484 का मान आप 110 से 110 गुना 110 बटा 484, इसका उत्तर कितना आया था, 110 25 आया था, हाँ शायद 25 आया था, एक बार देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना जल्दबाजी में गलत हो। नेक्स्ट पर्सन, हाँ ये आया आपने पेपर में, अपनी बुक में कहा है ये, बुक में तो बता दिया, वैसे तो फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लेना, और बाकी ये सेम फॉर्मूला यही, ये बराबर V² से। देखिए ये चीज जरूर होती है कि कई बार आप न्यूमेरिकल्स में एग्जैक्ट सेम, जैसे मान लो मैथ का प्रश्न आ गया कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 सिखा दिया, और पेपर में आ गया 2 और 3 कितने होते हैं, आप कहोगे ना सर ये तो बुक में है ही नहीं, तो उनका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। हम कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें आपको कंटेंट से। तो न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज होती है कि थोड़ा सा आप उनको अच्छे से समझ कर जाओगे ना, अगर फॉर्मूला कैसे बना, उसका क्या, उस पर संबंधित 10-15 आपको जो अपनी बुक में बहुत अच्छे तरीके से, NCERT के लगभग शायद हर न्यूमेरिकल मैंने ऐड करने की कोशिश की है इस थ्योरी वाली बुक में। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ही है, बाकी बुक में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, अकेली इस थ्योरी बुक को पढ़कर चले जाना, बाकी प्रैक्टिस तो आपको और अधिक शानदार आपका निखार निकालने के लाएगी, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कौन सी गलतियां हो सकती है, ऑब्जेक्टिव बुक तो वहां हेल्प करेगी। दृष्टि दोष, देखो गलतियां कहाँ होती है ये भी देख लेना, ये वैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड का शायद पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था, पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था तो वहां भी बताया था। निकट दृष्टि दोष का मतलब कई लोग मानते हैं निकट की दृष्टि खराब हो गई, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की दृष्टि तो ठीक है, बाकी दोष ही दोष है, यानी पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तुएं थोड़ी धुंधली दिख रही हैं। निकट दृष्टि दोष का नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, ये नॉर्मल एक मानव नेत्र है जिसमें यहाँ लेंस के माध्यम से या प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर रेटिना पर पूरा पूरा फोकस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिखेगी चीज। लेकिन रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाए, यानी लेंस के पास बन जाए, निकट बन जाए, तो उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। रेटिना से थोड़ा पहले ही बन गया, रेटिना के पीछे पड़े, अगर प्रकाश पीछे चला जाए पूरा ही, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि, यानी दूर चला गया, लेंस से दूर है, लेंस के पास है, उसके हिसाब से इसके नाम रखे गए निकट और दूर। निकट नाम बड़ा, ये बात भी कई बार बताता हूं, निकट नाम बड़ा है तो अवतल नाम बड़ा है, दूर नाम छोटा है तो उत्तल नाम छोटा है। उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि में, अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि में, नाम के आधार पर देख लेना। प्लस माइनस के चश्मे भी ट्रिक में बता रखी है मैंने, लास्ट पेपर देख लेना, पटवारी वाले में आया था ऐसा प्रश्न। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट की तो स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग प्रश्न कह सकते हो आप, हालांकि प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो, क्योंकि मैं तो देखो PYQ बुक लिखते समय आपको बताया था, बहुत सारे प्रश्नों को आंखों से गुजारा है मैंने, तो इतने सारे प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिले हैं जो शब्दों में विवादित थे, लेकिन पता नहीं अब एग्जामिनर फाइनल आंसर की में उसका उत्तर क्यों वो माना गया। मैंने तो देखिए बोर्ड की आंसर की को अकॉर्डिंग ही थोड़ा चलने की कोशिश की, जहां मुझे खुद लगा कि बोर्ड ने भी गलत लिख रखा है, मैंने व्याख्या में लिख रखी है बात एग्जैक्ट कि ये चीज ऐसे हो सकती थी, लेकिन बोर्ड ने इसका उत्तर ये माना है, तो वो बातें भी मैंने थोड़ा सा थ्योरी बुक की व्याख्या हर एक पर्सन की है, बहुत बड़ी, आप देखना एक बार। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या शामिल होता है इसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब आप जानते हैं केंद्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना ब्रेन है और अपना स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु है, यहां लिखा है
मस्तिष्क के साथ एक वर्ड है रीढ़ की हड्डी। अब आप कहोगे सर हड्डी तो कंकाल तंत्र का हिस्सा है, ये तंत्रिका तंत्र में कहा गया, लेकिन देखिए मैंने इतने सारे पेपरों में अगर कहीं भी ये प्रश्न देखा इससे मिलता जुलता, रीढ़ की हड्डी का अर्थ बोर्ड ने अब तक जितने भी एग्जामिनर में एग्जाम में देखे हैं, रीढ़ की हड्डी का अर्थ उनका मेरुरज्जु से ही है। यानी एग्जामिनर का पता नहीं क्यों रीढ़ की हड्डी और मेरुरज्जु में अंतर नजर नहीं आता, इसलिए हो सकता है वो इसको एक मानते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बोर्ड यही मानेगा, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क ही। बाकी रीढ़ की हड्डी के बजाय ये वर्ड ज्यादा सही है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बहुत सारी कशेरुकाएं हैं, अपनी सारी संख्या वगैरह बता रखी है, संयुक्त होकर 26 और वैसे 33 वगैरह। चलो इसका उत्तर वैसे मेरे हिसाब से भी यही मानेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही माने जाएगा एग्जाम में। बाकी रीढ़ की हड्डी मान लेगा वो, बाकी होना चाहिए मेरुरज्जु था यहाँ पे। अकेला मस्तिष्क तो मुश्किल ही माने, साइंस कम है। और बाकी अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो बोल देना कि रीढ़ की हड्डी तो कंकाल तंत्र का हिस्सा है, प्रूफ मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, जहाँ हड्डियों की संख्या गिनाएगी ना अंगुलियां पर, कि कपाल में 8 हो गई, फेशियल 14 हो गई या 6 हो गई, कानों में यहाँ होइड हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये स्टर्नम हो गई, ये अपने पसलियाँ हो गई 12 जोड़ी, इसके अलावा अपना ये क्लेविकल वाला पार्ट हो गया, स्केपुला हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, सारी हड्डियाँ की जब गिनाई जाएगी ना तो इसमें ये भी नाम आएगा रीढ़ की हड्डी, जिसमें फिर पता चलेगा ये क्लेविकल 7, ठीक है सॉरी अपना ये सर्वाइकल 7 है, फिर थोरेक्स वाला पार्ट है, लंबर है, कोकस है। उनकी जब संख्या गिनाई जाएगी तब पता चलेगा रीढ़ की हड्डी तो हड्डी है, उसका तंत्रिका तंत्र से डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। नेक्स्ट अगला कौन सा प्रश्न है? 150 प्रश्नों में से शायद विज्ञान के कम से कम 15 से 20 प्रश्न आए हैं, और सारे के सारे प्रश्न पूरे खुशी और विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक बार फिर से अपनी जी साइंस बुक ने साबित किया है कि क्यों ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न कह सकता हूं इसको भी। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती है जो प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर उत्पन्न करती है। अब ये जैसे मान लीजिए बच्चे, जिस बच्चे ने भी एग्जाम किया होगा उसने कर रखा है इसका उत्तर रासायनिक संकेत। सुनने में भी अच्छा लगता है कि बोलो हाँ बिल्कुल केमिकल रूप में जाता होगा पूरा सिस्टम, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा विद्युत संकेत। कैसे? देखो एग्जैक्ट सेम लाइन दिखाता हूं मैं आपको अपनी बुक में। 284 नंबर पेज पर चले जाना, और जहां ये रेटिना लिखा रखा है, मानव नेत्र पूरा बना बनाकर हर एक चीज बता रखी आंखों की, कि कैसा लेंस होता है, कहाँ प्रकाश पड़ रहा है, कैसे होता है, उसमें शंकु क्या है, सलाका क्या है, शंकु शलाकाएं सारी कोशिकाएं कैसी, क्या चीज, कौन सी चीज किस काम आती है। अब देखना यहाँ सेम ये लाइन लिखी गई है, तंत्रिका आ गई, हाँ रेटिना में बहुत सारी क्या होती है, सुग्राही कोशिकाएं होती है। सुग्राही मतलब प्रकाश को ग्रहण करने वाली, ऑप्टिकल सेल्स कह सकते हैं इन्हें, ऑप्टिक सेल्स। प्रकाश मिलते ही एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और सारे संकेतों को किस रूप में लेकर जाती है, नाम एग्जैक्ट लिखा गया है, विद्युत सिग्नल है। अब आप ये मत कहना यहाँ तो संकेत लिखा गया, यहाँ सिग्नल लिख दिया आपने, ठीक है, तो ये मानूंगा मैं, तो बुक से आया हुआ है, ये तो सिग्नल दृक कोशिकाएं होती है। दृक कोशिकाएं होती है अपने कहाँ पर, अपना रेटिना वाला पार्ट होता है, वहां से दृक कोशिकाएं जाती है ब्रेन तक। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी आंखों में जो लेंस है, ठीक है, जो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है, द्विउत्तल। ये लेंस हमें, जैसे मान लो ये सामने एक रियल चीज है, ये वास्तविक इमेज दिखा रहा है, और वास्तविक तो उल्टे होते हैं, आभासी होते हैं सीधे। तो इसका मतलब हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन फिर वास्तविक है तो ये मार्कर सीधा क्यों दिख रहा है, उल्टा दिखना चाहिए था। इसका रीजन है हमारा ब्रेन, चीजें रियल में हमें उल्टी ही दिखती है, हमारा ब्रेन जो होता है उनको सीधा करके दिखाता है हमें, यह है ब्रेन का पावर। तो याद रखना, यहाँ सूचनाएं जो होती है वो किस रूप में जाती है, विद्युत सिग्नल्स के रूप में ही जाती है, ना कि रसायनों के रूप में। लेकिन एक थोड़ा रसायन का नाम आएगा है तो थोड़ा बता देता हूं। ये है हमारा शुक्राणु, नहीं है, थोड़ा सा बना देता हूं शुक्राणु जैसा ही समझने के लिए। चलो मान लो ये हो गया, आपको बताना है मैंने क्या बनाया है। ये है न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका शरीर की। अब देखना, ये हो गई डेंड्राइट्स, ये हो गया साइटोन, ये हो गया एक्सोन, ये हो गया सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है, सिनेप्टिक बटन वगैरह। और यहाँ से यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर सूचना, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस, सिनेप्स कहते हैं गैप को। सिनेप्सिस का मतलब सूचनाएं जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, कह सकते हो आप। अब क्या होता है कि सूचना यहाँ डेंड्राइट से ग्रहण की गई, साइटोन केंद्रक होता है, कंट्रोल किया है, सूचना को एक्सोन के माध्यम से आगे भेज दिया, ठीक है।
अब सूचना यहां से यहां तक विद्युत संकेतों के रूप में जाती है। हालांकि जब दो न्यूरॉन के बीच में हल्का सा जो गैप है वहां सूचना केमिकल रूप में भी आती है, लेकिन उसका कोई भी डायरेक्ट, ये रट के मत चले जाना, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस रासायनिक संकेतों का कोई डायरेक्ट बड़े लेवल पर लिंक नहीं है, सीधा सूचना विद्युत संकेत में जाती है। दो न्यूरॉनों के मध्य बिल्कुल एक बार सूचना जो होती है वो रासायनिक रूप में आती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है अपना, चलो कंप्लीट हो गया क्या? चलो, ये अपनी जो आज का फर्स्ट शिफ्ट था, कल इससे पहले मैंने आपको 13 तारीख का पूरा पेपर करवाया, एक ही शायद शिफ्ट थी उसमें, और आज ये हो गया। और लास्ट पेपर तो बहुत सरल सा था, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड शिफ्ट ये रही। सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं बहुत सरल सरल प्रश्न आए हैं, ज्यादा सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न आया है बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? मैंने यूट्यूब पे भी एक मात्र शायद 4 मिनट की ही शायद क्लास है, 4 मिनट में 40 रोग याद करवा रखे, 4 ट्रिक्स के माध्यम से 4 मिनट में 4 लाइन पढ़ाई है और उसमें 40 रोग से ज्यादा रोग करवा रखे हैं। और मैंने पूरा विश्वास के साथ कह रखा है कि ये 4 लाइनें याद करके चले जाना। अगर रोग का टॉपिक बिल्कुल भी समझ में ना आए तो सिर्फ ये 4 लाइन जरूर पढ़ के जाना। मेरी यूट्यूब पे जो सबसे पहली क्लास थी, शायद 2018 की क्लास थी, सबसे पहला टॉपिक ही मैंने जीवाणुओं से, इनसे होने वाली ट्रिक पढ़ा रखी है, जीवाणुओं से रोग को कैसे याद करें, पूरा बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण शायद हो सकता है उस समय इतने ज्यादा लोगों ने ना देखा हो, लेकिन आज आप देख सकते हैं, हर एग्जाम में जरूर देखना पड़ेगा आपको चीजें कि कौन सा रोग, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। विषाणु की एक ट्रिक पढ़ा रखी है, जीवाणु में भी, जनरल साइंस में भी पंडित जी का टीका न्यू है। विषाणु में रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, तो छोड़ गई में ई क्या है, ई से इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, क्योंकि सारे के सारे विषाणु जनित रोगों की ट्रिक है, सारे के सारे विषाणु जनित रोग की ट्रिक है, तो विषाणु से होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ठीक है, रेड अपना आ गया लाल ग्रह। अब देखो, लाल ग्रह, मंगल ग्रह की जो पहली लाइन है ये लिख रखी यही है कि आयरन ऑक्साइड के कारण ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, लाल दानव की तरह भी होता है, हल्का रक्ताभ। हिंदी में भी ये पेपर में शायद आया हुआ है, तो मैंने ये भी लिख रखा है, हल्का रक्ताभ टाइप का होता है। तो ये फिर ये भी पेपर में आया हुआ है, किसके कारण होता है लाल, शायद रेट में आया था, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखाई देता है। पहली लाइन है जो पेपर में पूछी गई है अपने डायरेक्ट। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, देखो बुध ग्रह से शायद आया था अलग पेपर, बृहस्पति के सबसे बड़ा, शनि ग्रह से प्रश्न रेट में आया था, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, सॉरी अपना कौन सा एक नहीं का प्रश्न आया था, घनत्व के आधार पर आया था, पानी में भी कौन सा तैर सकता है, ऐसा एक प्रश्न था। और शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, इस वाली शिफ्ट में सुबह वाली शिफ्ट से ज्यादा मतलब कम प्रश्न आए हैं इसमें, हालांकि पेपर में साइंस इजी आई है इस पेपर में। अमाशय में कौन शामिल होता है, अमाशय में कौन शामिल होता है, तो बहुत इजी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन जो विद्यार्थी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस चले, क्योंकि जैसे अभी पेपर हुआ था पटवारी, उसमें भी आया था ये गोबलेट कोशिकाओं वाला प्रश्न। इस बार आ सकता है कि HCl का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, तो याद रखना ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से स्त्राव होता है इसका। कौन सी कोशिकाओं से होता है HCl का स्त्राव, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। तो ये इस बार याद रखना, आजकल ये प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, पेप्टिक कोशिकाएं या मुख्य या चीफ या जाइमोजन कोशिकाओं से तो क्या स्त्रावित होते हैं, अपना जो रेनिन और अपना जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम वगैरह का स्त्राव तो किससे होता है, मुख्य पेप्टिक कोशिकाओं से, चीफ कोशिकाओं से, या ऑक्जेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं, पेराइटल कोशिकाएं किसका स्त्राव करती है, HCl का, और साथ में नेज या आंतरिक कारक का स्त्राव करती है। कौन सी कोशिकाएं, अपने ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, तो यहाँ HCl हो गया, HCl का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं। नेक्स्ट है, श्वसन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है, श्वसन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है, तो याद रखना श्वसन के लिए जो सबसे अनिवार्य है, बहुत ही हार्ड प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बाकी देखिए सांस के दौरान एक बात और भी याद रखना, एक बात और, सबसे पहले तो सरल बात यह है, पेड़ पौधे हो या मानव, सब श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 99% दुनिया में जो भी जीव जंतु है, बाकी 1-आधा% कोई कुछ और अन्य रसायनों पर निर्भर हो सकता है, बाकी श्वसन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सांस लेने के दौरान ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो कह सकते हैं, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, यानी जब हम श्वसन करते हैं तो सबसे पहले बाहर की वायुमंडल की जो गैसें हैं हमारे फेफड़ों तक जाती है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, और फिर वापस बाहर जाती है, ये ब्रीदिंग का पार्ट है। तो याद रखना कि गैसें सारी जाती है, लेकिन उपयोग कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन का, और ये चीजें हम पढ़ते हैं ऑक्सीश्वसन में।
ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ही हम वायवीय श्वसन करते हैं। तो जो हमारे शरीर में श्वसन वगैरह हो रहा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक पूछ लिया। अब इतने हार्ड पेपर में प्रश्न आ रहे हैं तो दिक्कत तो होगी बच्चों को, क्योंकि मेहनत करके जा रहे हैं बहुत डीप की कि पेपर आएगा इतना हार्ड उतना हार्ड। एक दो हार्ड प्रश्नों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं लोग। कोई तो कह रहा है सर मेरा तो ये प्रश्न आ गया पेपर में, किसी ने किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है। सबसे बड़ी आजकल बात ये भी है कि टेस्ट सीरीज में जानबूझकर ऐसे ऐसे हार्ड प्रश्न दिए जा रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही नहीं है। जहां से ये टेस्ट बन रहे हैं उनका कंटेंट लो, फिर पढ़ो और फिर टेस्ट दो। मतलब इतना हार्ड बनाकर एक अलग तरीके की मार्केटिंग चल रही है चीजों को कि पेपर इतना हार्ड बना दो कि बच्चे को लगने लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही नहीं है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ा कुछ हो ही रहे हैं। हाँ, ये नहीं कहता हूं सारे इजी आ रहे हैं, लेकिन ये मान के चलना पेपर में 90% प्रश्न ऐसे आएंगे जो लगभग सब की बुक में देखने को मिल जाएंगे, जो सिलेक्शन करवा देंगे। आप कहीं किसी की भी बुक पढ़ लो, बस ये है कि बस थोड़ा सा चीजों का ये ध्यान रखें कि उसने ऑथेंटिक बुक्स का, पीवाईक्यू का, इनका एक थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा हो। ये भी ना हो कि हाँ बुक आपने कोई ऐसी 1 वीक सीरीज टाइप में कोई बुक लेकर आ गए, एक रात पढ़ के जाऊंगा और सब कुछ कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत तभी रंग लाती है जब उनको अप्लाई करना आए। अब भाई थोड़ा सा चलो मान लीजिए प्रश्न तो ईजी आ गया, लेकिन आप तो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला आना जरूरी है कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले, फ़ारेनहाइट में कैसे बदले, रूमर में कैसे बदले। रीट में शायद 2018 में मुझे याद है पेपर में प्रश्न आ गया था कि किसका टेम्परेचर माइनस में नहीं होता ऐसा, क्योंकि पीवाईक्यू बनाइए तो उसमें लिख रखा है किसका पैमाना माइनस में, क्योंकि देखिए मिनिमम जो टेम्परेचर पॉसिबल है वो कितना है, 0 केल्विन। परम सुने था आप। हालांकि याद एक बात और बता दूं, उसमें उत्तर 2 माने गए थे, केल्विन भी माना गया था और शायद उसमें रूमर भी था। ये भी दोनों उत्तर माने गए थे उसके। माना क्यों गया रूमर का वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन उत्तर तो सही केल्विन होता। इसका तो सिंपल है, उबलता कितने पर है, क्वथनांक मतलब जिस पर पानी उबलने लग जाए 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा रासायनिक सूत्र। नमक का सूत्र तो हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, साबुन वगैरह उपमार्जक ये बनाने में काम आता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये होता है अपना खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 बाल्टी पानी की। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये अपना सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, अपना धोने का सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और 10 बाल्टी पानी की याद रखना इसमें। ठीक है, और चलो ये कोई प्रश्न आ गया बीच में, चलो यही है सेम। इसके अलावा और कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न बच गया तो कमेंट करके बता देना एक बार आप भी कि चलो सर ये प्रश्न नहीं था। बाकी इसमें देखो ऐसी कोई है भी नहीं, रास्ता हमको इसका थोड़ा सा इतना ज़्यादा हार्ड बनता नहीं। हालांकि मैं मानता हूँ पेपर ठीक ठाक था, इतना बहुत ज़्यादा देखो इजी बाहर बैठ कर नहीं बोलना चाहिए चीज़ें भी। इजी हम बाहर से ही लगता है, सब कुछ इजी साइंस नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड साइंस भी हो जाती है कई बार। जब एग्जाम में हॉल में खुद बैठे होते हैं तो वो हार्ड साइंस लगती है, इजी साइंस भी। लेकिन पेपर की तैयारी इस लेवल पर करो कि पेपर देखते ही कहो कि वाह अब आई है अपना इजी साइंस। किसी वस्तु का वास्तविक छवि या प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त करते हैं? अब साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए तो इजी साइंस है, लेकिन ये आर्ट्स वाले भी देते हैं ऐसे पेपर, तो उनको नहीं पता कि वास्तविक क्या है, उल्टा सीधा सीधा क्या सिस्टम है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वास्तविक छवि किस प्रतिबिंब में दिखाई देती है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण होता है एक होते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब अगर गोलीय दर्पण फिर 2 पार्ट हो गए, इसको बीच में से काट दिया, अगर बाहर पॉलिश कर दी। अब अवतल उत्तल में भी कंफ्यूजन होता है तो बता देता हूं। बाहर पॉलिश करने का मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज बनाई आपने जैसे, और बाहर पॉलिश कर दी। अब ये बताओ बाहर एक लाइन खींचकर ऐसा बना दूं मैं, एक चीज है बाहर पॉलिश करते समय बाहर एक लाइन खींची हमने और बाहर लाइन होती है MA, तो बाहर जो पॉलिश कर रहे हैं अंदर परावर्तक पृष्ठ है और बाहर पॉलिश है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये कंफ्यूजन आज के बाद कभी नहीं होगा। अवतल उत्तल में कंफ्यूजन दूर कर दिया है। बाहर पॉलिश का मतलब बाहर ये लाइन खींच के ए बना दो, बस ए जिसमें बन जाए वो अवतल है और बच गया वो उत्तल है। तो ये बात और है। अब देखो आपने थोड़ा बहुत दर्पण पढ़े हैं तो उसमें ये कर कर हम ऐसी लाइन खींचते थे, मुख्य अक्ष हो गया, अनंत हो गया, फिर C हो गया, F हो गया, ऐसी कुछ चीजें करते थे।
अब इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनाते हुए अनंत पे रख रहे थे, यहां बन रहा था, फिर थोड़ा इधर जाते जाएंगे वो इधर सरकता जाएगा, और लास्ट में एक स्थिति जरूर आती थी, लास्ट में यहां पर रखने पर एक पीछे बन रहा था, यानी उस साइड बन जाता था, उसे हम कहते थे आभासी है, दर्पण के इधर बन जाता उसे कहते थे वास्तविक। अवतल दर्पण में 99% यानी हर परिस्थिति में सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़कर आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण की खास बात क्या होती है, आप सीधे खड़े हुए उसमें सीधे ही दिखाई देते हो, और जब भी कोई चीज बाहर से सीधी देख रही है ना, मतलब अंदर से कोई गड़बड़ है उसमें, यानी जो चीजें जितना सीधा दिखाई दे रहा है ना सामने से, जो चीज आपको सोशल मीडिया पर जितनी नॉर्मल सही दिख रही है, उसकी वास्तविकता आप पीछे से नहीं जानते हैं कि कितना कुछ सिस्टम उग चुका है पीछे, अपने मारवाड़ी में कहते हुए। अब देखो ये समतल दर्पण है, चीजें अगर सीधी है वो सीधी दिखाई दे रही है, पार्श्विक उल्टा होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता जरूर है लेकिन सीधा दिखाई दे रहा है। सीधे दिखाई देते हैं वो होते हैं आभासी, सीधा होता है हमेशा आभासी, और वास्तविक होते हैं उल्टे। कई बार कई व्यक्ति होती है जिनको हम बाहर से देखकर हमें थोड़ा सा उनके बारे में एक नेगेटिव विचारधारा बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता अंदर से वो इंसान कैसे हैं। कई बार होता है हमें दूर से देखकर, कई बार हमने जैसे मान लीजिए बचपन में ये भी होता है कि माता पिता भी हमें कई बार लगने लगते हैं हर बात पे डांट क्यों रहे, कोई बड़ा भाई डांट दिया, कभी किसी ने टीचर ने यहाँ आपको कुछ कह दिया तो आप बुरा मान जाते हो। कई बार मेरे साथ भी होता है, कई बार बच्चे कई बार थोड़ा बहुत चीज़ों में ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा काम वर्कलोड ज़्यादा होता है, फिर भी रात दिन मान लो व्हाट्सएप पे कभी बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ जाती है, आधी आधी रात को ही कॉल कर देते कई बार बच्चे। कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो सके दिन में सबके जवाब दूं, उनके नजरिए में मैं एक ही हूँ मतलब, लेकिन मेरे पास कितने सारे विद्यार्थी सबका कई बार जवाब नहीं दे पाता। किसी का एक का जैसे मान लो मैंने 10 बार जवाब दे दिया, एक बार नहीं जवाब दिया तो वो उसने विचारधारा बना ली कि सर आपके अंदर तो घमंड आ गया, आपके इतने स्टूडेंट जुड़ गए तो आप जवाब नहीं। अब उसको कैसे समझाऊं कि मेरे बच्चे कि मेरे पास इतने सारे विद्यार्थी है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं जवाब देता हूँ। कई बार होता है थोड़ा लेट सेट हो जाता है, अब उसने विचारधारा बना ली। तो ये होता है कि कई बार हो सकता है बाहर से देखने पर कोई चीज आपको सीधी दिखाई दे, तो सीधा हमेशा कैसा होता है, सीधा उल्टा होता है। सॉरी सीधा उल्टा क्या हो गया, सीधा होता है कैसा अपना आभासी, सीधा तो होता है आभासी, यानी सीधा सीधा आभासी है, और वास्तविक उल्टे होते हैं। ये इतनी सारी राम कथा आपको इसलिए बताई है क्योंकि यहां पूछा है वास्तविक, समतल दर्पण में तो बन रहा है सीधा, तो मतलब आभासी है, वो सीधा है नहीं। और गोलीय दर्पणों में याद रखना, अवतल दर्पण में ही एक ऐसा दर्पण है जिसके अंदर ज्यादातर संभावना में वास्तविकता दिखाई देती है। उत्तल दर्पण में तो हमेशा ही आभासी बनता है। उत्तल और समतल सदैव कैसे दिखाते हैं, आभासी, और आभासी भी कैसे, सीधे। आभासी सीधे कौन कौन दिखाता है, समतल भी और साथ में उत्तल भी। लेकिन अवतल दर्पण हमेशा कैसा दिखाता, हमेशा क्या, एक परिस्थिति को छोड़कर, ये देखो वास्तविक 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 वास्तविक, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी जिसमें आभासी सीधा बनता है। तो याद रखना कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके अंदर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। समतल और उत्तल में हमेशा ही कैसा होता है, आभासी होता है। ग्रेफाइट का इसमें प्रश्न है, पेंसिल का निर्माण में किसका उपयोग होता है। ये तो अच्छी बात है, उसने लेड पेंसिल शब्द का उपयोग नहीं किया, एग्जाम में ये वर्ड आता है नहीं तो सही सही कि लेड पेंसिल में किसका उपयोग होता है, या लेड पेंसिल में लेड कितने % होता है। याद रखना उसका नाम ही लेड पेंसिल है, उसमें पिब्बी या लेड शीशे जैसी कोई चीज नहीं होती, 0% है। पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो लिखने के काम आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग हो गया। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ओजोन का तो बहुत सुना होगा आपने। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भी बहुत सारे मंडल है, सौर मंडल है, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल, बहुत सारे मंडल ही मंडल। तो एक मंडल है जिसका नाम है समताप मंडल। लगभग पृथ्वी की समुद्र तल से हम कह सकते हैं, लगभग अगर बात करें वैसे तो लगभग ओजोन परत की जो लेयर है ना, लगभग 23 किलोमीटर ऊपर बताई जाती है। लगभग बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे कर लेना। 23 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जिसे समताप मंडल के अंदर जो हमारी एक रक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए ये परत है, ये बनी होती है O3 की, इसकी O3 ऑक्सीजन का ही एक हम कह सकते हैं क्या है। चलो ये क्या ऑक्सीजन का आप बताओ, ये तत्व है, यौगिक है, मिश्रण क्या है। याद रखना ये भी एक प्रकार से क्या है, अपरूप है। जैसे हीरा ग्रेफाइट होते हैं ना, वैसे ये भी एक तत्व एक ही है, अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है, इसे अपरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरूप है तत्व, ये भी इसे भी तत्व ही कहेंगे। याद रखना अगर प्रश्न आ जाए हीरा क्या है, ओजोन क्या है, ये तत्व ही है। ठीक है, अलग अलग रूप में पाए जा रहे। कई बार ऑक्सीजन परमाणुकता 2 होती है, ओजोन की परमाणुकता भी पूछ लेते हैं, 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के।
परमाणुकता होती है, जितने परमाणु से मिलकर वो अणु बना है। तो प्रश्न में पूछा गया इस ओजोन को सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें नुकसान पहुंचाती है। सही बात है क्या? ठीक है, गलत बात है। ओजोन हमारी रक्षा करता है, इसको नुकसान नहीं पहुंचता। छोटे छोटे कथनों में गलत मत होना। हमने इसे नुकसान पहुंचा है, किससे? हम सीएफसी फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, ठंडक ले रहे हैं, और उसके चक्कर में यहाँ तक कि हम जो अपने डिओड्रेंट वगैरह, अपने जो बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, उसमें भी वो ठंडक आ रही है, उसमें भी अब तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके नए नए केमिकल यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन वगैरह इनका उपयोग हम कर रहे हैं, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? अधिक जानकारी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक में देखे थ्योरी, उसका डिटेल के साथ मैंने वर्णन कर रखा है, कैसे क्या क्या आयन बनते हैं। ओजोन परत के क्षरण किससे होता है? अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ठीक है, नाइट्रोजन तो कुछ नहीं करता बेचारा, ये तो ठीक है। अगर इसके कारण प्रॉब्लम हो जाती तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी अपने, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन 78%। ये तो चलो ठीक है कि बेचारा थोड़ा सा निष्क्रिय प्रकृति का है, निष्क्रिय गैस है नहीं, लेकिन बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि किसी के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता, जिसके कारण हम ठीक है। बाकी इसके कारण अगर प्रॉब्लम होने लग जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अपनी। तो ओजोन परत में मुख्य कौन है? याद रखना, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो लास्ट प्रश्न है आज का कि ब्लड कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो याद रखना, रक्त का थक्का तो एक ही अपना विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनता किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। तो इसका मतलब ये हेल्प ही करता होगा, इसकी कमी होने पे रक्त का थक्का नहीं बनता होगा। ये आ गया 18 नंबर पेज, ठीक है, इस पे रफ कार्य कर लो। अब रफ कार्य यही है आपके लिए कि हर एक एग्जाम के अंदर अगर आपको हर एक पर्सन ना केवल सोल्व करवा रहे हैं, बल्कि ये साबित कर रहे हैं अपने आप को कि ये कंटेंट अपनी बुक में किस पेज में, किस लाइन से, कहां से, कैसे बना है, और आप उसको कैसे सोल्व कर सकते थे इसको तैयार करके। अगर इतने विश्वास दिलाने के बाद भी आपको लगे कि नहीं बुक में थोड़ा सा हमें लग रहा है ये सफिशिएंट है क्या, ऑथेंटिक है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तो आप कुछ और कंटेंट भी देख सकते हैं। बाकी हमने पूरा प्रयास किया है कि इस एक बुक के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम में हर एक पर्सन देने की कोशिश करें। एक बात और भी बता देता हूं, हो सकता है आपको लगे कि सर आपकी बुक में फ्रैंकलिन त्रुटि नहीं है, डायोड नहीं है, अर्धचालक नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये बुक है 3rd ग्रेड के सिलेबस और लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ही ये बुक ले, क्योंकि 4th ग्रेड वाले विद्यार्थी भी आए थे कि सर आपकी बुक से तैयार कर ले क्या। मैंने कह दिया था कि आप इतना कर नहीं पाओगे। ये मानव तंत्र दे रखा है 4th ग्रेड में, लेकिन इसके अंदर तो मैंने लगभग 100 पेज में मानव तंत्र करवा रखे हैं, उतने में तो उनकी पूरी 4th ग्रेड की साइंस हो जाए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, एक वीडियो बना रखी है, वो देखकर चले जाना। और जेनेटिक्स की भी एक बच्चों के कहने पर वीडियो अपलोड कर दी थी। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया ना 4th ग्रेड में, हालांकि ये कहूंगा कि बुक से शायद ही कोई पर्सन बाहर मिलेगा उसमें भी, और आने वाली 3rd ग्रेड में भी मेरा पूरा विश्वास है कि शायद ही कोई पर्सन अपने कंटेंट से बाहर मिले। बाकी ये बुक जो है ये सभी बुक स्टोर पे उपलब्ध है, हर एक बड़े बुक स्टोर पर हमने बुक अवेलेबल करवा रखी है। जहां नहीं भी है आप जाकर सिर्फ बता देना, इसको फोटो ले लेना और बता देना कि ये बुक हमें उपलब्ध करवाएं, तो बुक स्टोर वाला खुद ये बुक आपको उपलब्ध करवा देगा, 1-2 दिनों के अंदर मंगवा कर दे देगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक विद्यार्थी के पास एक ऐसा कंटेंट पहुंच जाए ताकि उसे कंटेंट को जुटाने में टाइम ना देना पड़े। 4 महीने बचे हैं, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए कंटेंट को तैयार करने में, उसको याद करने में, उसको समझने में, ना कि इधर उधर से 4 बुक लेकर आ गए, एनसीईआरटी की 12 बुक्स पढ़ रहे हो। हाँ, आपके पास लगता है कि नहीं अगले साल की 3rd ग्रेड की तैयारी करूंगा, तो हो सकता है आप बहुत सारी किताबों से एक सब्जेक्ट को दें, क्योंकि लगभग इतने सारे हैं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर है, करंट अफेयर है, आईसीटी है, साइकोलॉजी है, हिंदी अपने साइंस है, मैथ्स है, टीचिंग, इतने सारे सब्जेक्ट है, सब में परफेक्ट नहीं हो सकता कोई। अब आप बताओ 150 प्रश्नों में से 30 में से 30% लेकर भी आ गया अगर मैं, तो क्या मैं कोई लेक्चरर बना देगा मुझे? कोई फायदा नहीं है। आपका अगर साइंस के अंदर 25% हो गए, मैथ्स में आपके हो गए 22-23%, इधर टीचिंग मेथड में से 7, आप 5 प्रश्नों में से कुछ अच्छा, 10 प्रश्नों में से मान लीजिए 7 करके आ गए, साइकोलॉजी में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, जीके में भी थोड़ा, आप मानकर चलो 150 में से अगर आप 110 प्लस आपने कर दिए क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे और ज्यादा आप कहां डीप जाने की कोशिश कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि 1-2% मेरा एक बुक से नहीं भी आया तो मेरा तो सिलेक्शन खराब हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आपको वो 27-28% नहीं दिख रहे जो इस बुक ने दिए हैं, क्या आप सही कर आए हो क्या? ईमानदारी से सोचिएगा कि कम चीजों को आप इसको कितनी बार पढ़ सकते हो। कई बच्चों का बहुत अच्छा लगता है देखकर बुक को पूरा, मतलब मैंने तो इसको दिया था थोड़ा मेजेंटा कलर में, और बच्चों ने इसको इतने सारे कलर भर दिए हैं इसके अंदर, इसको इतना रंगीन बना दिया है, हाइलाइटर फेर फेर के, कोई किसी ने क्या कर रखा है,
और इतने शॉर्ट नोट्स इसी के अंदर कि सर मैंने कोई अलग से नोट्स कुछ भी नहीं बनाया, मुझे जो लगता है कि ये चीज मुझे ऐसे समझ में आ रही है तो मैंने उसी को थोड़ा सा वहीं पर लिख दिया। इस बुक में इतना गैप है आपके पास कि इसी के अंदर ही शॉर्ट नोट साथ में लिखते चलो। इतने बड़े फॉन्ट है, शायद ही किसी बुक में इतने बड़े फॉन्ट और इतना गैप, इतनी बड़ी बड़ी इमेज के साथ आपको कंटेंट मिले। हो सकता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कहीं और से भी पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वहां से पढ़े, किसी का कोई भी बुराई नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, सबका अच्छा होना चाहिए। बस ये है कि आपका अच्छा होना प्राथमिकता है। कई बार देखता हूं कोई कहता है कि सर ये टीचर ऐसा कर रहा है, आपकी ये कॉपी पेस्ट कर दी, वो कर दी। अरे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई अगर देखिए मेहनत कर कर कोई कोई अच्छा काम कर रहा है तो लॉन्ग टर्म चलेगा। बाकी शॉर्टकट तरीके शॉर्ट टाइम तक ही चलते हैं। आपकी अगर शॉर्टकट तरीके आप इसमें भी पढ़ाई में भी लगा कर देख लो कि 2-4 पेज पढ़ लिया, 1 वीक सीरीज लिया और उसको पढ़ने की कोशिश की और उससे सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हम अब कर कर आ जाऊंगा। तो चलिए साथियों, आज आपको जरूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से हमने इस सीरीज में एक नया पेपर भी ऐड कर दिया है। राजस्थान पुलिस के भी तीनों शिफ्ट के अंदर आए हर एक पर्सन का प्रूफ आपको दे दिया है। आने वाले समय में अब 4th ग्रेड की बारी है, एग्जाम होते ही उसके प्रूफ देंगे और 4th ग्रेड होते ही आपके हाथ में आपकी ऑब्जेक्टिव बुक होगी। उसके बाद अगले 4 महीने फुल 3rd ग्रेड को डेडिकेटेड रहेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर भी कोशिश करूंगा पीवाईक्यू की कंप्लीट बुक का फ्री वीडियो सॉल्यूशन शुरू करने की कोशिश करूंगा। आप एक बार कमेंट कर अपना अच्छा सपोर्ट, अपना अच्छा साथ देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।